प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को करेंगे संबोधित। 2 दिन के सम्मेलन होंगे शामिल। आर्थिक चुनौतियों से निपटने पर होगी बातचीत। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के भारत विरोधी बयान पर भाजपा का पलटवार। केंद्रीय मंत्री और पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने कहा, देश और पीएम के खिलाफ साजिश नहीं होने दी जाएगी कामयाब। हर भारतवासी देगा जवाब। बीबीसी के टैक्स भुगतान में अनियमितता। आयकर विभाग ने कहा, विभिन्न समूह संस्थाओं की ओर से दिखाया गया मुनाफा भारत में परिचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान में तेजी। मेघालय के डालू में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह का राज्य सरकार पर हमला। कहा, केंद्र से भेजे पैसे को जनता तक नहीं पहुंचने देती है राज्य सरकार। नागालैंड में भी बीजेपी के स्टार प्रचारक कर रहे हैं एक के बाद एक कई रैलियां। ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंपग्रस्त तुर्की की राहत और बचाव कार्य में मदद के लिए भारत से गई 47 सदस्यीय एनडीआरएफ की पहली टीम आज स्वदेश लौटी। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप को मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बताया। कहा, तुर्की में बेहद चुनौतीपूर्ण रहा राहत और बचाव कार्य। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से दिल्ली में शुरू। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 263 रन बनाकर आउट। उस्मान ख्वाजा और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने लगाए अर्धशतक। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 की थीम मजबूती, प्रभाव, प्रभुत्व यानी रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस है। इस वैश्विक व्यापारिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी हर साल द टाइम्स ग्रुप द्वारा की जाती है। ये सम्मेलन ऐसे विचारकों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और कॉरपोरेट प्रमुखों को एक साझे मंच पर साथ लाएगा जो प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का समाधान प्रदान करना चाहते हैं। इस शिखर सम्मेलन में 40 सत्रों में 200 से अधिक बिजनेस लीडर अपनी बात रखेंगे। भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की है और पीएम मोदी उनके निशाने पर हैं। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों की नहीं, उनके हितों की रक्षा करेंगे। इसका मुंहतोड़ जवाब हर भारतीय को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में जॉर्ज सोरोस हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो पीएम मोदी को अपने वार का मुख्य बिंदु बनाएंगे। उनकी विदेशी व्यवस्था को जो सरकार सहयोग कर दे, ऐसी सरकार हिंदुस्तान में उचित है। नरेंद्र मोदी जी का बार बार और हिंदुस्तानियों का बार बार यह कथन रहा है कि हमारी सरकार हमारे हितों का संरक्षण करेगी, हमारी सरकार हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और हम ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करने वाले देशवासी हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। स्मृति ईरानी ने कहा कि हमारी सरकार जनता के लिए है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी विदेशी ताकतों को हराया है। देश के खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं होगी। Any political organization that seeks to serve the interest of India will stand in solidarity with India and against George Soros. Any political organization that matches steps with George Soros will stand exposed in front of the Indian electorate.
Yes, it is true that George Soros has not only attacked Prime Minister Modi, he has attacked the intention and the will of the Indian Parliament. That now he seeks to attack democratic processes in India is an issue I find no political organization that is constitutionally steeped in protecting Indian interest. बीबीसी कार्यालयों में सर्वे पर आयकर विभाग ने कहा है कि कुछ टैक्स भुगतानों में अनियमितताएं पाई गई हैं। सीबीडीटी का कहना है कि विभिन्न समूह संस्थाओं की ओर से दिखाया गया मुनाफा भारत में परिचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है। बीबीसी के कार्यालयों में आईटी का सर्वे मंगलवार सुबह शुरू हुआ था और करीब 59 घंटे बाद गुरुवार को रात को खत्म हुआ। आयकर विभाग ने कहा कि ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में कई विसंगतियां मिली। सीबीडीटी का कहना है कि आईटी टीमों ने कर्मचारियों के बयान, डिजिटल प्रूफ और दस्तावेजों के माध्यम से महत्वपूर्ण सबूतों का पता लगाया है। बयान में आगे कहा गया है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 133A के तहत सर्वेक्षण कार्रवाई बीबीसी के दिल्ली और मुंबई व्यावसायिक परिसर में की गई थी। विभाग ने आगे कहा कि ये ग्रुप अंग्रेजी, हिंदी और विभिन्न अन्य भारतीय भाषाओं में कंटेंट क्रिएशन, विज्ञापन बिक्री आदि का काम करता है। सर्वेक्षण से पता चला कि विभिन्न भारतीय भाषाओं, अंग्रेजी के अलावा में कंटेंट की पर्याप्त खपत के बावजूद विभिन्न समूह संस्थाओं की ओर से दिखाई गई आय लाभ भारत में संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है। बयान में आगे कहा गया कि सर्वेक्षण के दौरान विभाग ने संगठन के संचालन से संबंधित कई सबूत एकत्र किए जो बताते हैं कि कुछ प्रेषणों पर कर का भुगतान नहीं किया गया है, जिन्हें समूह की विदेशी संस्थाओं की ओर से भारत में आय के रूप में प्रकट नहीं किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज एक और व्यक्ति को आतंकवादी और 2 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया। गृह मंत्रालय की ओर से हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा को आतंकवादी घोषित किया गया है। संधू आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI से जुड़ा हुआ है और वर्तमान में सीमा पार एजेंसियों के संरक्षण में पाकिस्तान के लाहौर में है और उसे विशेष रूप से पंजाब में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है। इस घोषणा के साथ अब यूएपीए की चौथी अनुसूची में घोषित आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। केंद्र सरकार ने यूएपीए के प्रावधानों के तहत आज 2 संगठनों खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF और जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स JKGF को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF पंजाब में सक्रिय है और राज्य में दोबारा आतंकवाद फैलाने के मकसद से टारगेटेड हत्याओं सहित विभिन्न आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स JKGF केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशों, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी और आतंकी हमलों को अंजाम देने में लिप्त पाया गया है। ये लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-उल-मुजाहिदीन, हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी आदि जैसे विभिन्न आतंकवादी संगठनों से अपने सदस्यों की भर्ती करता है। इन 2 संगठनों के साथ ही अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत कुल घोषित किए गए आतंकवादी संगठनों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के डालू में 2 परिवारों पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर यहां वर्षों तक राज करने वाली सरकारों ने जनता का ध्यान रखा होता तो आज ये राज्य पिछड़ा नहीं होता। गृह मंत्री ने मेघालय में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। कई सालों से 2 परिवारों का राज रहा है। कई सालों तक मुकुल संगमा ने राज किया और कई सालों तक कोनराड संगमा के परिवार ने राज किया। मुझे बताओ भाई, आप लोगों का काम हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है? आपके घर में नल से पीने का पानी पहुंचा है क्या? 24 घंटा बिजली आई है क्या? गांव के अंदर सड़क बनी है क्या? कुछ नहीं हुआ है तो ये 2 परिवारों ने इतने सालों तक किया क्या?
क्या किया? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी राज्य के विकास के लिए जो रुपया यहां भेजते हैं वो यहां की सरकार जनता तक नहीं पहुंचने देती। इसलिए मैं आज यहां की जनता से अपील करने आया हूं कि एक बार सरकार बदल कर देखिए, आपका और आपके राज्य का भी विकास होगा। मोदी जी ने ये सारा पैसा मेघालय के लिए भी भेजा है, मगर बीच में ये मेघालय सरकार आती है। मोदी जी जो भेजते हैं ये आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है। मोदी जी की भेजी हुई सुविधाएं आप तक पहुंचती नहीं है। एक बार सरकार बदल दो, सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मित्रों, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सुविधा आपको? इसके बाद हम नागालैंड की बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब बात करते हैं नागालैंड विधानसभा चुनाव की। नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सभी राजनीतिक दलों ने यहां अपनी ताकत झोंक दी है। इस बार NDPP और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन है। इसके अलावा NPF, कांग्रेस, लोक जनशक्ति रामविलास, NCP, NPP, RPI अठावले, JDU, RJD और CPI शामिल हैं। नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्र में मंत्री किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव BL संतोष आज राज्य के विभिन्न भागों में प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने तरुण पिबोड़े द्वारा लिखित किताब ऑपरेशन गंगा का आज विमोचन किया। लेखक को किताब के लिए बधाई देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बीच वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। इस मिशन के तहत वहां फंसे 21,000 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। किताब में इस मिशन के विषय में पाठकों को सभी जरूरी जानकारी मिलेगी। ऑपरेशन गंगा अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी, क्योंकि ये देश नहीं दुनिया के एक ऐसे हिस्से में हो रहा था जहां बम धमाके, गोलियां, मिसाइल अटैक, ये सब चल रहा था। और किस तरह से माननीय मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को भी साथ लगती जो सीमाएं जो अन्य देश थे, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्दोवा, हंगरी, इन सब में भेजा भी, और उन सभी मंत्रियों ने वहां पर जाकर स्थानीय अधिकारियों से टाई अप किया। 21,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को वापस लाया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में ग्लोबल CEO नेटफ्लिक्स टेड सारंडोस से मुलाकात की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने देश में बढ़ती रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे भारत एक कंटेंट और पोस्ट प्रोडक्शन हब के रूप में उभरा है। केंद्रीय मंत्री और सारंडोस ने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे भारत की क्षेत्रीय सामग्री आज दुनिया भर में पसंदीदा है और दर्जनों भाषाओं में डब किए जाने के अलावा दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सामग्री है। गौरतलब है कि नेटफ्लिक्स एक ऑनलाइन मनोरंजन कंपनी है जो दुनिया भर के 190 देशों में मौजूद है।
223 मिलियन से अधिक ग्राहकों और उनके परिवारों का मनोरंजन करने वाली नेटफ्लिक्स ने 2016 में भारत में अपनी सेवा शुरू की थी और पहली नेटफ्लिक्स मूल श्रृंखला 2018 में लॉन्च की गई थी। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भूकंपग्रस्त तुर्की की राहत और बचाव कार्य में मदद के लिए गई एनडीआरएफ की पहली टीम आज स्वदेश वापस लौट आई। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की के साथ समन्वय करते हुए खोज और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें और चिकित्सा दल सहित राहत सामग्री भेजी थी। एनडीआरएफ की टीम अभी भी खोज और बचाव कार्य में लगी हुई है। तुर्की और सीरिया में रिक्टर पैमाने पर 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के चलते हजारों लोगों की मौत हो गई है। अभी भी मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में लगी है। इस बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि तुर्की में एनडीआरएफ के बचाव और राहत कार्यों की दुनिया भर में व्यापक रूप से सराहना की गई। उन्होंने कहा कि आज हम किसी मदद के लिए दुनिया की ओर नहीं देखते, दुनिया भारत को अवसरों की भूमि के रूप में देखती है। चुनाव आयोग ने आज आदेश दिया कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का प्रतीक धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट द्वारा रखा जाएगा। ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। काफ़ी दिनों से जब से शिवसेना में दरार आई थी तब से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। ऋषि, क्या कुछ चुनाव आयोग ने कहा है? चंद्रशेखर, देखिए, चुनाव आयोग का बहुत ही विस्तृत आदेश अभी कुछ ही देर पहले अभी उनकी वेबसाइट के जरिए सभी को प्राप्त हुआ। 137 बिंदुओं के जरिए और 77 पेजेस हैं इस ऑर्डर में और पूरे विस्तार से चुनाव आयोग ने इसमें अपना पक्ष और अपना फैसला रखा है कि किस तरीके से वो इस फैसले पर पहुंचे हैं, जबकि तमाम इसमें पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ है कि किस तरीके से दोनों गुट उनके पास आए और उन्होंने क्या क्या दलीलें दी और क्या क्या उनके सामने सबूत रखे और उसके बाद आयोग किस तरीके से जो उसके पास अनुच्छेद 324 के तहत संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार हैं उनको जो सिंबल और जो पार्टी का नाम को लेकर जो आदेश देने की जो उनके पास क्षमता है उसका उपयोग करते हुए आयोग ने कहा कि पार्टी का जो नाम शिवसेना और पार्टी का जो सिंबल तीर और धनुष, ये पिटिशनर जो फर्स्ट पिटिशनर जो रिटेन किया है, यानी कि इसमें जो एकनाथ शिंदे गुट है उनके लिए बड़ी सफलता है इस मायने में, क्योंकि इसमें इस आदेश में चुनाव आयोग ने सिर्फ इसी आदेश का नहीं बल्कि उन तमाम आदेशों का भी जिक्र किया है जो इससे पूर्व आयोग के समक्ष तमाम प्रक्रियाओं के दौरान विवादास्पद हुए और उन पर आयोग ने जो फैसले दिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी का मसला रहा हो, चाहे वो जनता दल का मसला रहा हो, इन सब तमाम, चाहे वो AIADMK से संबंधित डिस्प्यूट का मसला रहा हो, इन पूरे के पूरे, चाहे वो केरला कांग्रेस का मसला रहा हो, इन सभी विवादों में जो आयोग की जो भूमिका रही है, जो उनका जो पक्ष रहा है और जिस आधार पर फैसले लिए गए हैं, उन्हीं सब आधारों को यहाँ पर आयोग ने अपने आदेश में जिक्र किया है और उसी प्रक्रिया के तहत उन्होंने इस बात को रखा है कि ये जो तथ्य हैं दोनों पक्षों के द्वारा, उन्हीं तथ्यों के आधार पर जो मामला बनता है उसी आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया है और निश्चित तौर से महाराष्ट्र की सियासत के लिए बड़ा फैसला है। चंद्रशेखर, ऋषि, इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए अगर हम सरल करें तो अब जो असली शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे गुट की होगी। उद्धव गुट के लिए क्या कुछ कहा गया है? देखिए, जहां तक बाला साहब शिवसेना और जो उनके लिए जो सिंबल था 2 तलवारें और जो ढाल जो एलोटेड किया गया था वो अंतरिम आदेश के तहत था 11 अक्टूबर 2022 के, और जब ये विवाद चल रहा था तो उसी पक्ष को रखते हुए आयोग ने एक तो उस समय जो फैसला रखा था कि ये अंतरिम आदेश है और उसके बाद जो इस पूरे प्रकरण में शिवसेना के लिए जो स्थितियां हैं, एक तो उस नाम का वो उपयोग नहीं कर सकते हैं और दूसरा वो जो चुनाव चिन्ह है उसका उपयोग नहीं कर सकते। उनके लिए ये आदेश और विस्तार से पढ़ना होगा
इस पूरे आदेश में ये जो स्थितियां हैं, जब उन्हें इस बात से मना कर दिया गया है और ये आदेश अलॉट कर दिया गया है, तो कम से कम वो इन 2 चीजों का उपयोग अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया आपका ऋषि, बहुत बहुत इस जानकारी के लिए। तो एकनाथ शिंदे की जीत हुई है, जो शिवसेना का निशान है, और शिवसेना का जो नाम है वो अब एकनाथ शिंदे का है, यानी कि एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी अब शिवसेना है, और शिवसेना का जो पुराना निशान था वो भी एकनाथ शिंदे गुट का है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। इस बार उन पर सवाल खड़े हुए हैं दिल्ली में आयोजित होने वाले शॉपिंग फेस्टिवल पर, जिसका ऐलान तो जरूर हुआ लेकिन आज तक वो फेस्टिवल ही आयोजित नहीं हो पाया। जो लोग दिल्ली में हैं उनको बहुत खुशी होगी सुनकर, और जो दिल्ली के बाहर हैं वो फरवरी के महीने में दिल्ली आने की प्लानिंग कर लें, अपना ट्रैवल, अपनी टिकटें वगैरह बुक कर लें, सारी प्लानिंग कर लें, क्योंकि 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 दिन के लिए दिल्ली में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये अपने भारत देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। आज तक इतना बड़ा कभी शॉपिंग फेस्टिवल नहीं हुआ होगा, और अनपैरेलल्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस होगा, अभूतपूर्व शॉपिंग एक्सपीरियंस इस फेस्टिवल के दौरान होगा। इसमें खूब हेवी डिस्काउंट्स मिलेंगे, पूरी दिल्ली को सजाया जाएगा, दिल्ली के सभी बाजारों को सजाया जाएगा, सभी दुकानें सजेंगी, दिल्ली के सभी मॉल्स को सजाया जाएगा, दिल्ली दुल्हन बनेगी। देश भर से और दुनिया भर से टॉप के आर्टिस्ट्स को इनवाइट किया जाएगा। इस एक महीने के अंदर 200 कंसर्ट्स, 200 कार्यक्रम एंटरटेनमेंट के वहां पे किए जाएंगे। स्पेशल ओपनिंग सेरेमनी होगी, स्पेशल क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जिसमें हजारों लोग उन्हें अटेंड करेंगे। ये ऐलान किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि देश की राजधानी दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल 28 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही रही। जी हां, भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से घेरा है और उनके वादों को एक बार फिर से केवल वादा ही बताया है। भाजपा ने शॉपिंग फेस्टिवल के विज्ञापन पर खर्च किए 60 करोड़ रुपए पर भी सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने फुल पेज विज्ञापन दिया था, और ये विज्ञापन की कॉपी है कि 28 जनवरी से 26 फरवरी तक शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन होगा। 200 से ऊपर कॉन्सर्ट होंगे और शॉपिंग फेस्टिवल के नाम डिस्काउंट्स होंगे और बूस्ट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तमाम तरीके के इन्होंने वादे किए थे। लेकिन हर बार की तरह अरविंद केजरीवाल जी के जो वादे होते हैं, वो कहते हैं ना, वादा तेरा वादा, वादे ने मार डाला। दिल्ली वालों को वाकई इनके वादों ने मार डाला है। 60 करोड़ रुपए इन्होंने विज्ञापन पे खर्च किए, जो आरटीआई का जवाब आया। 60 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च करने के बाद नतीजा ये निकला कि शॉपिंग फेस्टिवल का कोई अता पता ही नहीं है। उधर कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। 17 फरवरी हो गई है, फरवरी खत्म होने में केवल 10 दिन बचे हैं। आपने 30 दिन का फेस्टिवल का एक बात करी थी, और दिल्ली में आज तक दुल्हन के नाम पर उसको एक जरा सा सिंदूर भी नहीं दिखाई दे रहा कि दिल्ली में आपने कहीं लगाया हो। दिल्ली बदहाली की स्थिति में। हालात ये है कि एनजीटी ने अभी कल ही इनके ऊपर 6000 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है कि ये काम नहीं करा, इन्होंने जमुना की सफाई नहीं की है। लगातार 3 साल इनकी अभी सरकार को गठन हुए 3 साल हुए हैं, और पूरी इन 8 सालों के इनका जो है विफलताओं का एक बहुत लंबी सूची तैयार है। केवल प्रचार और जनता को गुमराह करना इनकी आदत बन गई, इनकी हैबिट में शुमार हो गया है। शॉपिंग फेस्टिवल का सबसे ज्यादा महिलाओं को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन उनके हाथ लगी तो केवल निराशा। मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने
उनके साथ धोखा किया है। मैं तो शॉपिंग फेस्टिवल के लिए बड़े दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शॉपिंग करने के लिए मैं अभी से ही पैसे जोड़ जोड़ के रख रही थी कि कब खुलेगा और मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। अपने हस्बैंड से बोल गई कि मतलब मुझे कुछ सामान खरीदने हैं और मैं अभी से पैसे जोड़ूंगी तो मैं जो मन चाहा वो चीज़ ले लिया करूंगी। लेकिन मुझे तो लगता है मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया और मैं इंतज़ार करते ही रह गई। काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, मेरी मम्मी भी काफ़ी एक्साइटेड थी। मैंने बोल भी रखा था कि दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल होगा तो वहाँ शॉपिंग करने चलेंगे, वहाँ सस्ते में सारे सामान मिल जाएंगे हमें। पर जैसा कि हमेशा से होते आया है, केजरीवाल जी ने इस बार भी हम मध्यम वर्ग परिवार वालों के साथ एक बड़ा धोखा कर दिया कि इस बार कहाँ है शॉपिंग फेस्टिवल। हर कमिटमेंट इनकी रहती है पर उसके बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार के एक और फ्रॉड की बात करते हुए ट्वीट किया है कि 63 करोड़ के विज्ञापन छापे और शॉपिंग फेस्टिवल हुआ ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो इसी के साथ इस बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।